ये कहानी फैक्ट्री में काम करने वाले सुरेश भाई की है। तो अब मैं ये कहानी उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगी। बहुत पुरानी बात है। मैं शहर के बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। दिन में भी वो जंगल अजीब लगता था और रात में जैसे अंधेरा सांस लेता हो। उस जंगल के बारे में बहुत कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था वहां आत्माएं भटकती हैं, कोई कहता था जंगल लोगों को निगल जाता है। कई लोग सालों पहले वहां गायब हो चुके थे। कुछ की लाशें मिली, कुछ कभी वापस नहीं आए। हालांकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कहते थे, अफवाहें कहते थे, लेकिन मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह फैक्ट्री जाओ, शाम को लौटो, खाना खाओ और सो जाओ। मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त ही कहाँ था। फिर एक रात सब बदल गया। उस दिन फैक्ट्री में ओवर टाइम था। जब मैं निकला तब रात के करीब 11 बज चुके थे। आसमान में बादल थे और हवा में अजीब ठंडक थी। मैं अपनी कार से जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा ही था कि अचानक से खट खट की आवाज हुई। कार ने जोर से झटका लिया और बंद हो गई। मैंने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। देखा तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। आसपास से कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी और उम्मीद भी नहीं थी कि इस वक्त इस रास्ते से कोई गाड़ी गुजरेगी। मजबूरी में मुझे पैदल चलना पड़ा। घर करीब 5-6 किलोमीटर दूर था। मैंने टॉर्च निकाली और जंगल के रास्ते पर चलने लगा। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मुझे आगे कोई चलता हुआ दिखाई दिया। एक सफेद स्वेटर पहने, हाथ में पुरानी टॉर्च। मैंने ध्यान से देखा। अरे गुप्ता अंकल! उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और हल्का सा मुस्कुराए। बेटा, इतनी रात में? उन्हें देख के मुझे राहत मिली। गुप्ता अंकल हमारे पड़ोसी थे, शांत और बहुत अच्छे इंसान। मैं जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगा। मैं जितना तेज चलता वो उतना ही आगे रहते, न ज्यादा दूर न बहुत ज्यादा पास, बस कुछ कदम आगे। उन्होंने पीछे देखे बिना कहा, डरो मत, मेरे पीछे पीछे चलते रहो, आ जाओ। उनकी आवाज थोड़ी धीमी थी, जैसे दूर से आ रही हो। मैंने हंसने की कोशिश की। अंकल, आज तो कार ने धोखा दे दिया। ओवर टाइम था और देखिए कितनी देर हो गई। उन्होंने जवाब दिया, बेटा इस जंगल में रात को रुकना अच्छा नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए। चलते चलते मुझे महसूस हुआ कि जंगल बिल्कुल शांत था। न झींगरों की आवाज, न हवा, न पत्तों की सरसराहट, बस हमारे कदम। और कभी कभी पीछे झाड़ियों में से कुछ भागने की आवाज आती। मुझे थोड़ा डर लगा, कोई भेड़िया या तेंदुआ हम पर घात लगाकर बैठा तो नहीं है। मैं डर कर रुक गया। तभी गुप्ता अंकल की आवाज आई, पीछे मत देखो, चलते आओ। मैं तुरंत चलने लगा। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ठंड बहुत बढ़ गई है। मेरी सांसों से धुआं निकल रहा था। मैंने कदम तेज बढ़ाए। अंकल, आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे थे? मैंने माहौल थोड़ा सहज करने की कोशिश की। कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर उन्होंने कहा, कई बार कुछ लोग घर नहीं पहुंच पाते, उन्हें छोड़ने आना पड़ता है। आज भी किसी को ऐसे ही छोड़ने आया था और देखो तुम मिल गए। मुझे उनकी बात अजीब लगी। फिर मैंने उनके बराबर आने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था, जैसे हमारे बीच की दूरी कम ही नहीं होती थी। अचानक मेरी नजर नीचे पड़ी और मेरा दिल रुक गया। गीली मिट्टी पर सिर्फ मेरे पैरों के निशान थे, लेकिन अंकल के नहीं। मैं वहीं जम गया। तब वो धीरे से रुके। उन्होंने पहली बार पूरी तरह मुड़कर मेरी ओर देखा। उनका चेहरा सहज था, कोमल था। उन्होंने मुझसे प्यार से कहा, बेटा डरो नहीं, चलते आओ। इस वक्त यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, वो हमारे पीछे है। उसी पल जैसे जंगल के अंदर से किसी के बहुत तेज चीखने की आवाज आई, इतनी भयानक कि मेरा खून जम गया। मुझे लगा कि वो तेंदुआ या चीता जो हमारे पीछे रहा होगा, कहीं उसने किसी और को अपना शिकार तो नहीं बना लिया। एक पल को राहत हुई और फिर अपने स्वार्थीपन पर मुझे गिल्ट हुआ। फिर बहुत तेजी से
मैं उनकी ओर चलने लगा। मैं लगभग डर कर भागने लगा था। गुप्ता अंकल आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक गांव की पहली लाइट दिखाई दी। जैसे ही जंगल के आखिरी मोड़ पर हम पहुंचे, गुप्ता अंकल रुक गए। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, अब तुम सुरक्षित हो। मैंने कहा, अंकल घर चलिए ना। उन्होंने धीरे से सर हिलाया, नहीं, मुझे कहीं और जाना है। इतना कहकर वो बगल की गली में मुड़ गए। मैं भागता हुआ घर पहुंचा। पता नहीं क्यों मुझे बुखार आ गया था। पूरी रात मैं बुखार में कांपता रहा। अगले कई दिनों तक मैं बीमार रहा। जब थोड़ा ठीक हुआ तो सोचा चल के गुप्ता अंकल को प्रॉपर थैंक यू तो बोल दूं। मैं उनके घर गया। घंटी बजाई। दरवाज़ा आंटी ने खोला। उन्होंने कहा, अरे बेटा, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, उस रात अगर अंकल मुझे जंगल से बाहर न लाते तो पता नहीं क्या होता। आंटी का चेहरा थोड़ा बदल गया। कौन सी रात? मैंने कहा, जब मेरी कार खराब हुई थी करीब 4-5 दिन पहले। आंटी कुछ सेकंड मुझे देखती रही, जैसे कुछ समझ ना पा रही हूँ। फिर धीरे से बोली, बेटा, 2 हफ्ते से तुम्हारे अंकल तो कनाडा में हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, नहीं, मैंने देखा था उन्हें सफेद स्वेटर में। अब आंटी के चेहरे का रंग उड़ा। उनके हाथ थोड़े कांपे। वो अंदर गई और एक पुराना फोटो लेकर आई। फोटो में गुप्ता अंकल के साथ एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा लगभग गुप्ता अंकल जैसा ही था। उन्होंने सफेद स्वेटर पहना था, वही चेहरा जिसे मैंने जंगल में देखा था, लेकिन वो गुप्ता अंकल नहीं थे। आंटी ने बताया, ये मेरे देवर हैं, रमेश। 10 साल पहले इसी जंगल में गायब हो गए थे। उनका शरीर कभी नहीं मिला। मेरा गला सूख गया। उन्होंने आगे बताया, लोग कहते हैं उनकी आत्मा अब भी जंगल में भटकती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं डर से कांप उठा। वो उस रात मेरे साथ थे। आंटी डरी नहीं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे देवर बहुत अच्छे इंसान थे। मरने से पहले उन्होंने कहा था, जिस दिन मैं कभी खुद घर नहीं पहुंच पाया, उस दिन से कोशिश करूंगा कि कोई और रास्ता ना भटके। उस रात के बाद मैंने कभी जंगल का रास्ता नहीं लिया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद फैक्ट्री में एक नया लड़का आया और रात में शायद उसी जंगल में फंस गया। सुबह वो गांव के बाहर बेहोश मिला। होश आने पर उसने सिर्फ एक बात कही, अगर सफेद स्वेटर वाले अंकल मुझे रास्ता नहीं दिखाते तो आज मैं जिंदा नहीं होता।